गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस अवंती की तरफ से। ठीक है, तो जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी अवंती की तरफ से क्लासेस ली थी जब आप 9th क्लास में थे, अब आप 10th में आ चुके हैं। तो सभी को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप 10th में हो, और बेस्ट ऑफ लक भी कि आपका जो ये 10th का पूरा सफर हो बहुत ही अच्छा हो। अब बहुत अच्छे से मेहनत करके सीखें और आपकी मेहनत रंग लाए, है ना। और इसी में थोड़ा सा योगदान हम भी दे सकें, आपकी क्लासेस लेके, आपको मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें आपका थोड़ा सा, उसमें आपकी हेल्प करके। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको पहले भी पता थी, अभी भी फटाफट से उनके बारे में देख लेते हैं। पहला ये कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्लासेस शुरू की है उसका नाम है अवंती, ये आप सभी को पहले से ही पता होगा, है ना। और जो हमने प्रोग्राम शुरू किया उसका नाम है नींव। नींव मतलब जो हमारा बिल्कुल बेस होता है, आधार होता है, उसे नींव कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट ईयर हमने जो प्रोग्राम चलाया था उसमें हम आपके बेसिक पे ज्यादा ध्यान देते थे, है ना। जो भी आपके बेसिक हो, जो आपके 9th में आपको समझने में काम आते हो, उन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, सारे बेसिक्स हमने क्लियर करने की वहां पे कोशिश की थी। और इस बार भी प्रोग्राम कुछ ऐसा ही चलने वाला है कि बेसिक्स तो पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा जो हमारा ध्यान अब होगा वो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, जिससे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं 10th के एग्जाम में, उन पे भी अब हम अच्छे से फोकस रखेंगे। ठीक है, बेसिक तो पढ़ेंगे, लेकिन अब हम बेसिक पे उतना ध्यान शायद ना दें। जो जरूरी बेसिक है वो तो जरूर पढ़ने होंगे, उनके बिना तो मैथ नहीं हो सकता। तो बेसिक प्लस आपकी एनसीईआरटी, ये इस बार का हमारा जो है वो एम रहेगा। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में भी हेल्प मिले। और कौन सी क्लास के लिए क्लासेस हैं, तो ये है 10th क्लास के लिए। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है तो सभी को पता है, किसी किसी का बहुत फेवरेट होता है और किसी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो है गणित, है ना। तो क्लास 10th के लिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो मैथ के बारे में। बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं कि ये क्या है और क्यों है जो भी हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे फिर से वही बात रिपीट होने जा रही है, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम आपको बच्चों वो कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे जो आपके काम आएंगे। कहाँ? आपके 10th के कंसेप्ट समझने में। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका जो है वो ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे आप देखोगे कहीं ना कहीं वो आपके 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके काम जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो वो कंसेप्ट पढ़े जाएंगे जो आपको किसमें काम आएंगे, गणित के 10th के कंसेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, और क्यों ये सब हम कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहला तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस से परिचित करवाने के लिए। आपको जैसे पता है, जब से कोविड आया उसके एकदम से ऑफलाइन टीचिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपको सभी को पता है लॉकडाउन लग गया था, तो एकदम से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, है ना। और जैसे कि आज की डेट में आप देख भी रहे होंगे कि आपके स्कूल वालों ने भी ऑनलाइन क्लासेस ली, और उससे क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी अब ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से रूबरू कराने के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं, कैसे उनको अटेंड किया जाता है, कैसे उनसे फायदा लेना है, कैसे उनको देख के समझना है, कैसे अपने क्वेश्चन पूछने हैं, उन सब से आपको रूबरू कराने के लिए, परिचित कराने के लिए भी हमने ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, और दूसरा है गणित में, दैनिक जीवन में जो गणित का उपयोग है उसको भी हम यहाँ से सीखते हैं। और गणित में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए, देखो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट है वो मैथ में बढ़ने लगेगा। ये आप नोटिस करना कि जब आपको किसी क्वेश्चन की बेसिक नहीं पता हो, मान लो आपको हमने क्वेश्चन दे दिया, आपको नहीं पता उसे कैसे करना है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये बहुत ही अजीब सा सवाल आ गया। लेकिन अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है, सारे बेसिक क्लियर है, तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर आपके होंगे और जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, सॉल्व करोगे, तो मैथ में आपका इंटरेस्ट खुद बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और कैसे हम क्लासेस ले रहे हैं, तो हम गूगल मीट जो आपका ऐप है, जो कुछ ऐसा दिखता है जिसको आप सभी को यूज करना अच्छे से अब आ चुका है, उसमें हम क्लासेस लेंगे। कितने दिन? तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो कौन कौन से दिन होंगे वो, एक तो आपका मंगलवार, वीरवार, शनिवार। समय क्या रहेगा, तो 7 से 8 बजे का आपका समय रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी समय सारणी है, टाइमिंग आपकी है 7 से 8 बजे की। दिन कौन कौन से हैं, तो मंगलवार, वीरवार और शनिवार। आप चाहें तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको याद हो चुका होगा क्योंकि आपके ग्रुप में भी ये टाइम टेबल आ चुका है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं परिचय की। जैसे कि आप सभी को पता है, गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने लास्ट ईयर क्लासेस ली थी और सभी के टीचर्स जो है वो अलग अलग थे। कोई स्वराज सर से पढ़ के आए थे, कोई दीपिका मैम से, कोई सविता मैम से, कोई करण सर से, है ना। बहुत सारे टीचर्स थे, उनसे पढ़ के आए थे। अब आप
आज मुझसे भी इस बार पढ़ने वाले हो, तो मैं आपके लिए नई हूँ, आप मेरे लिए नए हो। तो अब मैंने आपको तो कुछ कुछ बच्चों को तो जान लिया, उनके नाम जान लिए, अब बारी है अपना नाम बताने की। तो मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? तो मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने क्या किया है, मतलब मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो मैंने बीएससी की है नॉन मेडिकल में, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, है ना, पीसीएम में बीएससी मैंने की है। उसके बाद मैंने किया है बीएड। तो बीएससी में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया। बीएड में हम पढ़ते हैं कि अब आपने खुद तो पढ़ लिया है, अब बच्चों को पढ़ाना हो, जिसको भी टीचिंग में इंटरेस्ट होता है ना, उसको ये कोर्स करना पड़ता है बीएड नाम का, ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन। कि अब आपने खुद तो मैथ पढ़ लिया, अब बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, वो भी सीखना जरूरी है, इसलिए बीएड जरूरी है। तो मैंने वो भी की हुई है, ठीक है। और मेरे जो अनुभव है पढ़ाने का मैथ का, वो 5 वर्ष है, मतलब कि 5 साल से मैं मैथ पढ़ा रही हूँ बच्चों को, ठीक है। तो ये है मेरे बारे में, और ये मेरी फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो अभी इसके अलावा कोई सवाल आपका है तो फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। जब तक बॉन्डिंग नहीं बनती तब तक पढ़ने पढ़ाने में थोड़ी सी कमी रह जाती है ना। तो कोई सवाल है किसी का? अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दो फटाफट से, चैट बॉक्स में वाई लिख लो। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कैसे आपने गूगल मीट यूज करना है। वैसे आप सभी को ये अच्छे से आता है, बट वही फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आप सभी को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ आपको नीचे जो है ये चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बारी बारी से ऑप्शन के बारे में सीखते हैं कि क्या कैसे इनको यूज करना होता है। तो माइक ऑन या ऑफ करने के लिए आप इसे दबाएंगे। अभी आप सभी का देखो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये ऑफ है। अगर आपने माइक ऑन करना है तो इस पे क्लिक करोगे, माइक ऑन हो जाएगा, इस पे वापस से क्लिक करोगे, माइक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कोशिश ये रखनी है कि माइक ऑफ ही रखें। जब डाउट हो तब माइक ऑन करना है, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो माइक आपने हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अभी आपको अपनी जो स्क्रीन है वो इतनी सी दिख रही होगी, इतनी सी नजर आ रही होगी जितना यहाँ पर दिख रहा है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीन में दिखने में कोई दिक्कत होती है, मतलब छोटा छोटा अगर दिखता है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपकी स्क्रीन के यहाँ पे लेफ्ट में देखो एक ऐसा कुछ बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी स्क्रीन का जो रेशो है वो ऐसा हो जाएगा। इससे भी बड़ा अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे तो अभी देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो अपने फोन को, सबसे पहले इसको बड़ा करो, ठीक है। इसको आपने यहाँ से बड़ा कर दिया, ऐसा आ गया। अब रोटेट करो तो ये आपको जो है वो इतना नजर आ जाएगा। और आप इसके बाद और क्या कर सकते हो, ऐसे जूम इन, जूम आउट, ठीक है। जितना भी आपको ठीक लगे, आपको कोई चीज लिखनी है, कुछ नहीं दिख रहा, तो आप इसको ऐसे करके जूम कर दो, ऐसे करके जूम आउट, जूम इन कर दो, जूम आउट कर दो, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। चलिए, तो ये था स्क्रीन के बारे में। बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो 3 बिंदु नजर आ रहे होंगे, 3 डॉट जिनको हम बोलते हैं। इनका क्या काम है? तो इनका काम ये है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो काम की चीज है वो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर लास्ट ही है। ये दो ही आपके काम के हैं, बाकी आपके काम के उतने नहीं है। तो जैसे ही आप इन 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, आपको जो है वो इन कॉल मैसेजेस नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करके क्या होता है, आप चैट कर सकते हैं। जैसे आप चैट बॉक्स में लिख भी रहे थे अपनी बातें, वो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद जब आपने उन 3 बिंदु पे क्लिक किया, जब आपको ये सारे ऑप्शन नजर आए, पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेज का, जिससे आप चैट करोगे, और आखिरी ऑप्शन है एक्टिविटीज का। इस पे क्लिक करके क्या होता है, तो आप सभी ने पिछले साल भी सीखा होगा कि एक्टिविटीज पे क्लिक करके हमें पोल के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देना होता है, ठीक है। 3 बिंदु पे क्लिक करके जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको जो है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा, 1 पोल एक्टिव। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको जो है वो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। ये ऑप्शन किसके होंगे? तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के होंगे। क्वेश्चन आपको अलग से दिखाया जाएगा, उसके जो आंसर होंगे ऑप्शन के वो भी आपको अलग से दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आकर के आपने बस ABCD में से किसी एक पे क्लिक करना है। अब ए पे क्या लिखा होगा, बी पे क्या लिखा होगा, सी पे क्या लिखा होगा, डी पे क्या लिखा होगा, वो सब आपकी स्क्रीन पे जिस पर हम पढ़ते हैं उस पर होगा, ठीक है। पोल में आके आपको बस ये 4 चीजें दिखेंगी। तो आपने यहाँ पे आके करना क्या है, स्क्रीन पे जाओ, अपना राइट आंसर देखो, राइट आंसर का ऑप्शन याद कर लो, और पोल में आके उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपने वोट पे क्लिक करना है, ठीक है। मान लो ऑप्शन नंबर बी सही था, मैंने बी पे क्लिक किया, फिर आपने वोट पर भी क्लिक करना है। अगर आप ऑप्शन बी पे क्लिक करते हो, वोट पे क्लिक नहीं करते हो, तो आपका उत्तर मुझ तक नहीं पहुंचेगा। तो आपने अपना आंसर, अपना ऑप्शन क्लिक करने के बाद वोट पे भी क्लिक करना है, ठीक है।
चलो तो अभी एक सवाल कर ही लेते हैं फटाफट से, जिन बच्चों को, वैसे तो आपको पोल आता है बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपने उसका आंसर देना है पोल सेक्शन में, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। जब भी क्वेश्चन पोल में आया करेगा तो आप माइक ऑन करके उसका आंसर कभी नहीं देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने देना है पोल में। तो पोल ओपन हो चुका है, आप वहां पर जाकर के अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। मैम मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, हाँ मैम मेरा बहुत भी से हो बच्चों ने गया। आंसर दे दिया है, मेरा वेरी भी हो गुड गया। वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बेटा, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 14 बच्चे हैं, तो एक स्टूडेंट अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो बेटा आप भी कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 5 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मतलब फिर 5 सेकंड्स में आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा। 5 4 3 2 1, अभी पोल हो चुका है एंड। और इसका जो रिजल्ट है, मतलब आप खुद से भी वो देख पाओगे कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना था। अब वापस से वहीं पर जाओ 3 डॉट पे, एक्टिविटीज पे, पोल पे, तो आपको दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस किस ऑप्शन को आंसर दिया। तो कोई बता सकता है कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को दिया है? मैम सी को दिया है। ठीक है, सी को 13 बच्चों ने। अब देखो, अब ये जो मैम सी को वेरी और गुड, मैम 13 को करेक्ट है। ठीक है ठीक है। अब ये जो पोल है, पिछली बार भी आपने पोल में आपने आंसर दिए थे, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार आपके हर एक पोल का जो रिजल्ट है वो भी आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर होगा रोज। कि अगर हमने अपने क्लास में 5 क्वेश्चन पढ़े तो 5 में से किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है, और उसमें से कितने सही थे कितने गलत थे, वो सब कुछ उसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी और पूरा आपके जो है वो ग्रुप में रोज भेजा जाएगा, ठीक है। मतलब जब जब क्लास होगी तब तब आप उसका रिजल्ट भी आपको हम भेजा करेंगे, ठीक है। तो इस बार पोल को भी आपने बिल्कुल सीरियसली लेना है, क्योंकि ये आपकी एक रिपोर्ट इससे तैयार होगी। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वैसे यहाँ पर पोल के क्वेश्चन से आपकी रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो अभी शायद एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर भी देना है फटाफट से पोल में ही। तो चलिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका होगा, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। इसका आंसर भी आपने पोल में देना है, जो कि ओपन हो चुका है। कर दिया मैम। मैम मैंने कर दिया। ठीक है ठीक मैम है, मैंने वेरी गुड। कर दिया। ओके बच्चों, चलो मैम मैंने भी कर दिया। कर ठीक दिया। है। हाँ, 13 बच्चों के आंसर फिर से आ चुके हैं, लेकिन क्लास में भी हमारे पास 15 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। अगर किसी को अभी भी डाउट है कि कैसे आंसर देना है तो आप बता सकते हो। अच्छा, किसी किसी के फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं होता है, तो वो भी बता सकते हैं कि आपके फोन में एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सबने आंसर वैसे दे दिया है 13 बच्चों ने, तो 5 सेकंड्स में हम पोल को एंड कर देंगे। 5 4 3 2 1, ठीक है, पोल हो चुका है एंड। और 14 बच्चों ने आंसर दे दिया था, ये भी आपको रिजल्ट इसका जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलो अच्छा, ऐसा मत सोचना कि आज हम बस यही सब करते रहेंगे। हम आज शुरू करेंगे अपना टॉपिक, बस थोड़ा सा 1-2 स्लाइड्स और है क्या क्या मतलब इस क्लास से जुड़ी हुई, फिर हम पढ़ाई, मतलब जो भी हमारा पहला टॉपिक है वो आज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ का विषय है जो हम पढ़ने वाले हैं लाइव क्लास में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब फटाफट से जान लेते हैं कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज हैं वो बता लेते हैं। तो पहले तो आपने बिल्कुल शांत जगह पे बैठना है, ठीक है। शांत जगह पे क्यों बैठना है? क्योंकि ये लाइव क्लास है। लाइव क्लास में देखो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो कभी, तो यूट्यूब पे क्या होता है, मान लो आपने कोई चीज मिस कर दी, तो आप क्या करते हो, आप फटाफट से उसको 10 सेकंड पीछे, 5 सेकंड पीछे ऐसे कर लेते हो। लेकिन लाइव क्लास में ऐसा नहीं होता। तो लाइव क्लास में अगर आपने छोटी एक भी लाइन अगर आपने मिस कर दी सुनना, ठीक है, तो क्या होगा, आपको आगे का कंसेप्ट जो है समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे तो आप रिपीट करने को बोल सकते हो, पर कभी कभी
शांत जगह पे ना बैठने के कारण आपके साथ अगर 5-6 बार ऐसा हो जाए कि मेरी आवाज आप तक ना जाए या आपको अच्छे से ना सुनाई दे, तो पूरी क्लास को समझने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए बिल्कुल शांत जगह पे आपने बैठना है। दूसरा, कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है, ठीक है। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन पेंसिल जो भी आपको अच्छा लगे वो आपके पास होना चाहिए। शुरू से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि ये आपके काम आएंगे जब आप अपने एग्जाम का रिवीजन करेंगे तब, ठीक है। क्लास में रोजाना समय पे आना है। जैसे आज तो चलो पहली क्लास है, कुछ बच्चे लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली क्लासेस से क्लास में आपने बिल्कुल टाइम पे आना है, क्योंकि पिछली बार ऐसा था कि हम काफी वेट कर लिया करते थे, जैसे हमने 5 मिनट वेट कर दिया, 10 मिनट वेट कर दिया, लेकिन इस बार देखिए सभी को पता है 10th क्लास है, बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों के कारण हम सभी बच्चों का समय इस बार वेस्ट नहीं करेंगे, जो टाइम पे आएंगे हम क्लास को शुरू कर दिया करेंगे, ठीक है। तो वो रोजाना आपने समय पे आना है। कभी कभी हम मानते हैं कि इमरजेंसी होती है, लेट हो जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा ना हो, आप हमेशा क्लास पे टाइम से पहुंचो, ठीक है। नोट्स और स्क्रीनशॉट बनाने हैं, मतलब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी स्क्रीन का, या फिर नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। सवाल पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का यूज करें। वैसे यहाँ लिखा है कि हमेशा ही चैट बॉक्स यूज करना है, लेकिन मेरे केस में आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन हाँ, जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आपका माइक भी ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा है कि माइक ऑन करो, बस इतना ध्यान रखो कि आपके कारण क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि कभी कभी मैं मानती हूँ कि चैट में डाउट लिखने में टाइम ज्यादा लग जाता है। कोई मान लो बड़ा सा सवाल है, कैसे पूछेंगे, तो माइक ऑन करके पूछो, लेकिन तुरंत उसके बाद माइक अपना ऑफ कर देना है, ठीक है। और पोल का जवाब देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड स्कूल में बनता है, यहाँ पे आपका रिपोर्ट कार्ड पोल के क्वेश्चन के आंसर से बना करेगा, ठीक है। गृह कार्य नियमित रूप से करें, जो भी आपको अब डिजिटल होमवर्क आता है, ऑप्शन वाला ही होमवर्क होता है, बिल्कुल है ना, उसको आपने रोज करना है, क्योंकि उसकी भी अलग से रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। मतलब जो भी हम आपको करते हैं ना, उसका रिपोर्ट भी साथ साथ में बनती रहती है। मोबाइल चार्ज रखें, बिल्कुल भी आपने अपना मोबाइल चार्ज रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप क्लास के बीच में और आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए बैटरी के कारण, तो ऐसा ना करें। जिस दिन आपकी क्लास है, आपको पता है मंगलवार, वीरवार, शनिवार, तो मोबाइल को बिल्कुल चार्ज रखें, ठीक है। घर में अच्छी नेटवर्क वाली जगह पे बैठे, क्योंकि अगर नेटवर्क वीक होगा तो स्क्रीन नजर नहीं आती है, मेरी आवाज कट कट के आएगी, ऐसी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसकी वजह से? नेटवर्क की वजह से। तो ये चीजें हैं जो आपने करनी है। अब देखते हैं कि क्या क्या आपने नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, अपने आप को कभी भी बिना किसी कारण के अनम्यूट नहीं करना है। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो जरूर करें, लेकिन अनावश्यक रूप से अनम्यूट ना करें। ऐसा ना करें कि आपने खुद को अनम्यूट करके आप किसी से बात कर रहे हो या अपने घर में बात कर रहे हो, लेकिन आपका जो ये फोन है वो अनम्यूट हो चुका है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कमेंट्स में भी आपने क्लास से जुड़ी हुई बातें ही करनी है, कोई उसमें भी आलतू या फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। क्लास को छोड़ के नहीं जाना है। देखो कभी कभी क्या होता है, हम क्लास ज्वाइन करते हैं, हमें लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो तो हमने पढ़ा हुआ है, तो हम क्लास छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ये कभी कभी हमें लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, तो तब भी क्लास छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, 1 घंटे में आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के जाएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो क्लास को कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, बीच में जो भी चल रहा है उसको अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करें। कहीं पे भी डाउट होता है बिल्कुल आपने पूछना है, ठीक है। तो वही वही आपका नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कोई भी डाउट आपने अधूरा नहीं रखना है। मान लो हम कुछ पढ़ रहे हैं, आपके मन में कोई डाउट आया, पर आपने सोचा कि रहने दो इसको, मैं रहने अभी नहीं पूछता हूँ या नहीं पूछती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे ही डाउट आता है उसी वक्त पूछिए। एक बार आपको मैंने समझाया, आपको मान लीजिए समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप फिर से पूछ सकते हो। लेकिन आपको फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं, तो आपको क्लास के बाद रुक के उस डाउट को आप वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। मान लो कोई डाउट बहुत होता है ना कि एक सवाल के बाद दूसरा निकलता है, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा होता है कभी कभी कुछ किसी टॉपिक में हमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग चाहिए होती है, तो वैसा कोई डाउट हो बड़ा सा, तो आप क्लास के एंड में रुक के पूछ सकते हो। लेकिन छोटा मोटा डाउट है तो क्लास के बीच में जरूर पूछना है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि इतनी छोटी सी बात मैं कैसे पूछूं, ठीक है। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, मुझसे आपने डाउट पूछना है, ठीक है। तो बस ये था कि जो जो आपने करना है और जो जो आपने नहीं करना है। और ये आपका पूरा वो रिवीजन की ऐसी स्क्रीन दिखती है। जो जो भी चीजें आपको यहाँ पे नजर आई हैं उनका हमने सभी का वैसे यूज सीख लिया है। बस इसका रह गया है, ये है आपका हाथ कुछ जैसा कुछ बना है, इसको आपने तभी क्लिक करना है जब बोला जाए। जैसे कि मान लो हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, तो मैं पूछूंगी किस किसने पोल में आंसर दे दिया, तब आप हैंड रेज करोगे, ठीक है। इसको कहते हैं हैंड रेज। तो मैं कहूंगी जिसने भी पोल में आंसर दे दिया हैंड रेज करो, तब आप इस हाथ पे क्लिक करना, तो मैं समझ जाऊंगी कि जिसने हाथ पे क्लिक कर दिया है उसने पोल में आंसर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का
चैप्टर और इस चैप्टर का पहला टॉपिक। सबसे पहले नाम देखें तो इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये आपकी 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने कहा जितने भी बेसिक्स जरूरी हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते, ना ही छोड़ेंगे, उनको साथ लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक और ज्यादा किताब का पोर्शन हम इस साल करने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। तो देखिए, पहली क्लास की पहले टॉपिक में ही सबसे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आपको कुछ बताया नहीं जा रहा, सीधे हम आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, है ना। बचपन से पढ़ते आए हैं संख्याओं के बारे में। तो बताओ आपने कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको पता है। चैट बॉक्स में लिख लो फटाफट से या माइक ऑन करके बता दो। संख्याओं के प्रकार, कितनी संख्याओं के प्रकार हैं जो आपको पता है। दो। हाँ, जैसे हम देखो, हम उनके नाम रखते थे ना, उनके कुछ नाम होते थे, उनके कुछ वो ग्रुप होते थे और उनके एक नाम होते थे। ऐसी संख्या, वैसी संख्याएं, ऐसे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेचुरल नंबर, होल नंबर। अच्छा, 2 पता है, 4 पता है, 3 पता है, ठीक है, ठीक है। और बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। अच्छा, किसी को 3 तरह की संख्या पता है, किसी को 4 तरह की, इंटीजर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो बस यही होते हैं संख्याओं के प्रकार। कभी भी आपको कोई पूछे संख्याओं के प्रकार बताओ, तो फटाफट से आपने बोलना है कि संख्याओं के प्रकार हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है, संख्याओं के प्रकार है, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पहले से ही पता होगा। सभी को पता है? एक बार वाई टाइप कर दो। सभी ने ये नाम सुने हैं ना? बस वाई टाइप करो, इतना ही। सभी ने ये नाम सुने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भी सुने होंगे, मैं नहीं कहती इतने होते हैं, और भी होते हैं, पर अभी स्क्रीन पे इतने, तो अभी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज हम जो पढ़ेंगे वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसी इंग्लिश के नाम से इसको हम डिनोट भी करने लग गए कहीं पर। अब देखो, आपको जब भी आप किताब खोलेंगे, हर बार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा गया होगा, सीधे वो कैपिटल एन लिखेंगे। और आपको खुद समझना होगा कि एन का मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात जो है वो की जा रही है, ठीक है। बिल्कुल सही। और इसका नाम जैसा इसका नाम, वैसा ही इसका ग्रुप बनता है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। जब मैं आपको बोलूं कि आप किसी चीजों को गिनो, तो आप हमेशा, आपके मुंह से प्राकृतिक रूप से या नेचुरली आपके मुंह से निकलता है 1। आप कभी नहीं बोलते कि ये 0 है। मान लो आपके सामने 10 सेब रखे हैं, आप जब उनको गिनोगे आप नहीं बोलोगे ये 0 सेब है, आप बोलोगे ये 1 है, ये पहला सेब, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो प्राकृतिक रूप से आपके मुंह से निकला 1। तो बस उन्हीं को हमने नाम दे दिया प्राकृतिक संख्या का, क्योंकि जब भी हम किसी चीजों को गिनते हैं तो हम 1 से गिनती शुरू करते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर्स या गिनने वाली संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये शुरू होती है 1 से। बस इसमें इतना ही था। अभी बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और उसी से इसका जो डिनोट करने के लिए भी बन गया, वो बन गया W। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। एंड ये जो डॉट 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 है, इसका मतलब है सो ऑन। सो ऑन मतलब कि ये चलती ही जा रही है, ये कहीं पर नहीं रुक रही, ठीक है। बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, लेकिन इनको डिनोट करते हैं हम Z से, I से नहीं करते, ठीक है। चलो Z से। अब बताओ पूर्णांक में कौन कौन आएगा। अच्छे से सुनो, क्योंकि आगे आपके लिए सवाल है। कुछ मेरी तरफ से 2-4 सवाल हैं, उनका आपने आंसर फिर देना है, ठीक है। अभी इनको ध्यान से सुनेंगे तो ही आप उन सवाल के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है, आपने सुना होगा नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो वो इस पूर्णांक की कैटेगरी में, पूर्णांक के ग्रुप में आते हैं। तो इसमें जितने भी आपकी धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो भी आएंगी। जितनी भी आपकी नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी आएंगे, ठीक है। इस तरफ का डॉट डॉट डॉट, और जो आपका ये है 0 भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रुप है किसका, पूर्णांकों का, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और 0 भी है। तो इसे कहा जाता है पूर्णांक। अब बात करें परिमेय संख्या के बारे में, तो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो P और Q है वो क्या हो, वो पूर्णांक हो। क्या हो, वो पूर्णांक हो। देखो, पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहे हैं। तो आपका P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए।
पहली कंडीशन क्या है परिमेय संख्या की, p बटा q हो, ठीक है। और p और q की जगह पे कैसे नंबर हो, पूर्णांक हो। तीसरी कंडीशन ये है कि q की जगह पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि कोई, चलो आप ही बताओ, कोई एक पूर्णांक बताओ। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 5, एक पूर्णांक 5 मैंने लिख दिया ऊपर, और दूसरा कोई पूर्णांक बताओ। नहीं, 1/2 पूर्णांक नहीं है, सिर्फ पूर्णांक की बात करें तो आपने लिख दिया यहाँ पर 7। तो 5/7 जो है वो एक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। और p की जगह पे, ये p की जगह है, ये q की जगह है, p की जगह पे भी पूर्णांक है, q की जगह पे भी पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है। कितने के बराबर है, 7 के बराबर है, ठीक है। अब कोई और पूर्णांक दो, नेगेटिव पूर्णांक भी ले सकते हैं आप। चलो माइनस का 7 ले लेते हैं यहाँ पर, चलो -4 आप कह रहे हैं तो -4 और बटे में 3। तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या बनी होती है पूर्णांक से, पूर्णांक में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो परिमेय संख्या में भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो बताओ 0 एक पूर्णांक है, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या भी है? कैसे, कारण भी बताइए फटाफट से, माइक ऑन करके बता दो। मैम हम q इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, p इज इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं ना। हाँ, लेकिन q तो है ही नहीं, तो q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नहीं, पर मैं सिर्फ 0 की बात, जैसे हिमांशु ने लिखा है, देखो ठीक है, हिमांशु ने ठीक लिखा है कि इसकी, देखो अगर हम सिर्फ 0 लिखें तो ऐसे ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन कारण क्या है, कारण ये है कि हम अभी, मैंने अगर 0 को लिखा है ना, तो ये तो p बटा q के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें p अकेला है, q तो इसमें है ही नहीं। तो कैसे इसको p बटा q लिखा जा सकता है, किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लिखें तो क्या इससे इसका मतलब बदल जाएगा। मान लो अगर ये 0 है और ये 0/1 है, क्या ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे या ये 0 ही रहेगा? सोचो और बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/1, तो 5/1 5 के ही बराबर है या 5 से बराबर नहीं है? मैम 5 ही है। बराबर है ना। तो मतलब 0 Yes, को ma'am. हम, हाँ, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 0 को हमने p बटा q के रूप में लिख दिया, तो इट मींस ये भी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अगर 0 परिमेय संख्या हो सकता है, तो क्या इस जितने भी हमारे पास पूर्णांक हैं, क्या वो सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं? ठीक है, मेरा सवाल फिर से सुनो कि अगर 0 एक पूर्णांक था, 0 के नीचे हमने 1 लगा दिया, ये परिमेय संख्या बन गया, ठीक है। तो जैसे हमने 0 के नीचे 1 लगा के इसको परिमेय बना दिया, क्या वैसे हम सभी पूर्णांकों को उनके बटे में 1 लगा के परिमेय बना सकते हैं? तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं यस, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप इन सभी के नीचे 1-1 लगाते जाओ तो देखो ये p बटा q के रूप में आ गए। तो इसका मतलब ये क्या है, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या हो सकती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं, मैं अगर आपको ये बोलूं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो प्राकृतिक हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट, ये कथन सही है या गलत है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि हम कभी भी 5/7 या -4/3 को गिनने के लिए यूज नहीं करते। कभी हमने नहीं गिना, हमने बोला ये 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, और हमने नहीं बोला कि ये 5/7 सेब है। हम सीधे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों तो परिमेय संख्या बन सकते हैं, लेकिन सारी की सारी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती, ना ही सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण होती हैं, ना ही सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट आती है एक मार्क्स में, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हम किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या को मैं परिमेय संख्या की कैटेगरी में डाल सकती हूँ, पूर्णांक को भी इसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं, और पूर्ण संख्या को भी इसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या इन तीनों की कैटेगरी में नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं जिनको लिखने का तरीका होता है। वो आपको कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकते हैं क्या
सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं। आपको पूछा जा सकता है क्या सभी, सॉरी मैंने क्या बोला, आपको पूछा जा सकता है क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो आप कहेंगे नहीं होती है। लेकिन अगर आपको पूछे क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, तो हम कहेंगे हाँ होती है। ठीक है, जिसको इन दो लाइनों में फर्क समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे, जिसको अभी भी डाउट है वो फटाफट से पूछो, जल्दी। डाउट अगर मन में आ रहा है तो, कि कौन किसकी। हाँ हेलो बेटा, गुड इवनिंग। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? माइक ऑफ कर दीजिए अनिल जी के नाम से जो है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या कौन होती है? जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उनको आप कभी भी P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाओगे। जैसे देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि आपने कुछ दशमलव प्रसार पढ़े थे, है ना? उनमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जो ना तो खुद को कभी रिपीट करते, ना तो वो दोहराते हैं, और ना ही वो कभी खत्म होते हैं, है ना? अनवसानी, अनावर्ती, उस तरह को हम बोलते थे अपरिमेय संख्या, है ना? तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने कहा देखो वर्गमूल 7। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अपरिमेय। अच्छा, इसको हम अपरिमेय कह क्यों रहे हैं? क्योंकि वर्गमूल 7 को जब आप क्या करोगे, P बटा Q के रूप में लिखने की कोशिश करोगे तो आप उसको नहीं लिख पाओगे। क्यों? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दशमलव प्रसार में आएगा, आप इसको बटे में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब ये खत्म ही नहीं हो रहा, जब इसका कोई वो मतलब एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा, तो हम इसको बटे में कैसे लिखें? ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा भी तो कह सकते हैं कि √7 को जब हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बटे में नहीं जाएगा, पर इसको ऐसे तो लिख सकते हैं √7/1। तो ये तो अपरिमेय बन गया। तो क्या ये परिमेय है? बताओ, सोचो और बताओ। नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? कारण भी बताइए। बिना कारण के आंसर अधूरा ही माना जाता है ना। कारण बताओ, क्या कारण है कि इसको आप परिमेय नहीं कह रहे, जबकि इसको मैंने लिख तो दिया, ये P है। हाँ बताएं। तो रूट में है। ठीक है, रूट में है, लेकिन रूट में वो है तो रूट नहीं हो सकता। ठीक है। और एक और कारण देखो, हमने क्या पढ़ा था, अभी देखो यहाँ पे लिखा भी है कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या वर्गमूल 7 पूर्णांक है? नहीं है, है नो ना? मैम। तो माना हमने ये मान लिया कि आपने इसके नीचे भी बटे में 1 लगा दिया, लेकिन जब ये पूर्णांक था ही नहीं, तो इसके बटे में आप कुछ भी लगा लो, ये कभी परिमेय नहीं बन सकता। आपने इसको बटे में 1 नहीं लिखना, आप इसको ऐसे लिख लो, √7/4 लिख लो, तब भी ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ये पूर्णांक है ही नहीं। परिमेय संख्या कहती है अगर किसी संख्या को परिमेय बनना है तो पहले वो पूर्णांक होना चाहिए। अगर वो पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या बन सकता है, अगर वो पूर्णांक ही नहीं तो परिमेय संख्या भी हम उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका कारण कि वर्गमूल 7 के नीचे हम बटे में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो परिमेय नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्णांक ही नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा रीजन। और बाकी हाँ, जितनी भी संख्याएं मूल में होती हैं उनको हम परिमेय नहीं कहते। लेकिन अगर ऐसा आ जाए वर्गमूल 16, अब क्या आप इसको भी परिमेय नहीं कहोगे? इसको मैम ये परिमेय है। ये परिमेय हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको मैम अगर हम हमेशा पूर्णांक वाली संख्या होनी चाहिए। हाँ पूर्णांक होना चाहिए, है ना? और अगर मैं इसको पूर्णांक में लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ वर्गमूल 16 को हल करके? 8 लिख सकते हैं। हाँ 8 नहीं होगा बेटा, कितना होगा? 4। ठीक है, 4। तो वर्गमूल 16 को मैंने 4 के बराबर लिख सकती हूँ, और 4 के नीचे 1 लगा दो तो 4 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक। तो हम कहेंगे कि अगर इसका वर्गमूल हटा दिया जाए तो ये परिमेय बन सकती है। ठीक है, मतलब इसको हम बना सकते हैं, इसको हम कोशिश कर सकते हैं कि परिमेय की कैटेगरी में डाल दें, लेकिन वर्गमूल 7 या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय कभी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी परिमेय और परिमेय के बारे में। तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
तो ये है अगला आपका वास्तविक संख्याएं, जो आपके चैप्टर का नाम भी है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? असल में वास्तविक संख्याएं कुछ खास नहीं है, बस इसमें जितनी भी प्रकार की संख्याएं आपने पढ़ी, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी इस कैटेगरी में आती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं इस गणित में हैं वो सभी आपको एक साथ कहाँ देखने को मिलेंगी? तो एक साथ वो आपको वास्तविक संख्या, या इसको यूं कहें तो रियल नंबर की कैटेगरी में देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी संख्याएं? सारी, जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है। कोई भी संख्या इसमें मिस नहीं होती, आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में, इस वर्ग में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी, ठीक है। उसी पूरे के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कि ये रियल नंबर है या फिर वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है। तो बस इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। अभी कुछ सवाल कर लेते हैं। चलो, अभी हमने जितना जितना पढ़ा उस हिसाब से मुझे बताओ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। मैम एक। वेरी गुड। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो क्या आप बता पाएंगे? नो मैम। नो मैम, वो अनगिनत होती है ना। ठीक है, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो अनगिनत होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। आपने इस लाइन का बिल्कुल अच्छे से यूज किया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए कि गलती कहाँ करते हैं। गलती यहाँ करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लिख लेते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अनंत है। तो ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनंत कोई संख्या ही नहीं है। कुछ बच्चे लिखते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो लिखते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आप उसको, मतलब शब्द ठीक है लेकिन लिखने का तरीका गलत है। आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? आपको लिखना चाहिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि संख्याएं जो होती हैं वो अनंत तक जाती हैं, ठीक है, या फिर अनंत तक चलती रहती हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो अगर आप अनंत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिखेंगे संख्याएं अनंत तक चलती हैं या संख्याएं अनंत तक जाती हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल में सीधा पूछ लिया गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते। अब इसको कैसे लिखना है? तो हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो परिभाषित नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन है, किसी किताब में नहीं दिया गया है और कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम कहेंगे कि परिभाषित ही नहीं है कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अगर आप यूज कर रहे हैं अनंत, तो कहना कि संख्याएं अनंत। अच्छा, इसका रीजन कह सकते हो। पहले आप बोलोगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित ही नहीं है। अच्छा, क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि जो संख्याएं होती हैं वो अनंत तक जाती हैं। जब संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो जब संख्याओं का कोई अंत ही नहीं, तो हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर आपको ये दो चीजें समझ आ गई कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है, तो आप वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो पूछ लो। कोई आपसे पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, आप कहेंगे परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि परिभाषित, कि वो परिभाषित वर्ड संख्या नहीं है, परिभाषित है ही नहीं, नॉट डिफाइन, हम नहीं बता सकते कि कौन है। वो पूछेंगे क्यों नहीं बता सकते, तो हम कहेंगे क्योंकि संख्याएं अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, इनफाइनाइट होती है, इसलिए हम नहीं बता सकते सबसे बड़ा कौन। तो वैसे ही सेम होगा किसमें? पूर्ण संख्या में भी, कि जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है। परिभाषित ही नहीं है तो हम कैसे बताएं? चलिए, तो ये हमारी दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अगले सवाल की, -1 और -8 में बड़ा कौन है? -1। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने बिल्कुल याद रखना है कि जब भी हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो जो दिखने में बड़ा होता है वो असल में छोटा होता है। ट्रिक, इसको ट्रिक मान लो। जो दिखने में बड़ा होगा वो असल में छोटा होगा। मैं पूछूं 1 और 8 में बड़ा कौन, हम कहेंगे 8 बड़ा है। दिख रहा है अभी 8 बड़ा है, 8 ज्यादा होता है। लेकिन वही अगर मैंने पूछ लिया कि -1 और -8 में बड़ा कौन, तो जो दिखने में बड़ा होगा असल में वो छोटा होगा। जो दिखने में छोटा होगा असल में वो बड़ा होगा। तो -1 और -8 में -1 है जो बड़ा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीजें होती है जहां पे हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
नॉर्मल सी बात है भाई, इतना सब पढ़ना है, मैथ पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो छोटी छोटी बातें कभी कभी स्किप हो जाती हैं, इसलिए हमने फटाफट से ये आपको रिकॉल करा दिया कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती थी। ठीक है, अच्छा, परिभाषित नहीं को अगर मैं एक शब्द में लिखना चाहूं तो, जैसे तो मैंने अभी 3 शब्द लिख दिए ना कि परिभाषित नहीं है, तो जब कोई चीज परिभाषित नहीं होती तो उसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये अपरिभाषित है। नॉट डिफाइन, सबसे बड़ी संख्या हमें नहीं पता, कुछ कुछ सोचेंगे क्या 1 करोड़ सबसे बड़ा है, 1 करोड़ भी बड़ा नहीं होता, उसके बाद 1 करोड़ 1 आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा, 100 करोड़ आ जाएगा, तो ऐसे करते करते संख्या अनंत तक चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये परिभाषित ही नहीं है कि सबसे बड़ा असल में है कौन। ठीक है, अच्छा, तो पीछे इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने जो ये डॉट 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 यहाँ पे जो ये बिंदु 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 लगाए थे, इसका भी यही मतलब होता है कि ये कहाँ तक जा रही हैं, ये अनंत तक जा रही हैं। तो कभी भी आप प्राकृतिक संख्या का उदाहरण लिखो या किसी भी संख्या के उदाहरण लिखो तो कभी भी ऐसा मत करना कि ऐसे लिख दिया, प्राकृतिक संख्या आपने लिख दी 1 2 3, ऐसा नहीं करना है, कहाँ तक उसके आगे जो है ये डॉट 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 लगाने हैं, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि बच्चे को पता है कि ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि ये कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो तो मैंने नेगेटिव की तरफ भी डॉट डॉट लगा दिए हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा और ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो इसमें किसी को कोई डाउट है अगर संख्याओं में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते तो आप क्लास के एंड में भी दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, नोटबुक में अपना डाउट लिख लो, अभी नहीं पूछना तो आप बाद में पूछ लेना। ठीक है, या अभी है तो अभी पूछ लो। आगे बढ़े तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरू अपना बुक का पहला टॉपिक, जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। लेकिन इस प्रमेय को सीखने के लिए आपको फिर से कुछ सीखना होगा, उसको पहले फटाफट से सीखते हैं, फिर प्रमेय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीखने वाले हैं 2 और संख्या के प्रकार, जिसका नाम है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसको सीखने के लिए एक टेबल है, इसका आपने आंसर देने हैं, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य क्या होती है, मतलब इसी टेबल से हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर के 10 तक कुछ गिनती लिखी है। आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है उन संख्याओं के बारे में जिससे ये संख्याएं कटती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो 3 है, इस 3 को कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से काट पाएंगी, तो एक तो 1 है, 1 से तो सभी कटते ही करते हैं, और दूसरा है 3 खुद, है ना, ऐसा। तो ऐसे आपने सभी के बारे में बताना है। तो चलो 1 से शुरू करते हैं, बताइए 1 के बारे में कौन है जो 1 को काटेगा? 1, ठीक है, अकेला 1। 2 के बारे में बताएं तो, ठीक है, 1 और 2 या 2 और 1 कह लो। 4 के बारे में बताएं तो 1 2 4, है ना। 5 के बारे में तो 1 और 5। 6 की बात करें तो 1 तो सभी में होगा, 2 3 6। 7 की बात करें तो 1 और 7। 8 की बात करें तो 1 तो सभी में है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, और अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें 9 की, तो 9 के लिए है 1 3 और 9, है ना। और 10 के लिए बताइए फटाफट से। 1 2 5 और 10 खुद ब खुद। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक ही गिनतियां ली, अगर हम 100 तक गिनतियां लें तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी, हमने यहाँ पे असल में जो इस टेबल को जब हमने देखा तो हमने ये पाया, गुड इवनिंग बेटा, तो हमने इस टेबल को देख के ये पाया कि यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको काटने के लिए और कोई संख्या है ही नहीं, सिर्फ 1 है और वो संख्या खुद है। 2 के लिए 1 उसको काट लेगा और खुद 2 उसको काटेगा, उसके अलावा कोई 2 को नहीं काट सकता। सेम उसी तरह से 3 के लिए भी है कि 1 जो है वो 3 को काट लेगा, 3 भी 3 को काट लेगा, इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 3 को काट सके। सेम वैसे ही 1 और 5 के लिए भी ऐसा हुआ, 7 के लिए भी ऐसा हुआ। तो एक पैटर्न हमने ये देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको 1 काट रहा है और वो संख्या खुद अपने आप को काट रही है, उसके अलावा और कोई संख्याएं नहीं है जो इनको काट सके। और वहीं हमने दूसरी चीज जो यहाँ पे नोटिस की वो ये देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको 1 काट रहा है, खुद भी
कटेंगी खुद से तो, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी हैं और नंबर भी हैं जो इस संख्या को काटने की काबिलियत रखते हैं। जैसे कि 4 को कौन कौन काट सकता है? 1 काटेगा, 4 काटेगा और 2 काटेगा। 6 को कौन कौन काट सकता है? 1 और 6 तो काटेंगे ही, उसके अलावा 3 और 2 और 3 भी काट रहे हैं। 8 को 1 और 8 तो काटेंगे ही, उसके अलावा 2 और 4 भी काट रहे हैं। 9 को 1 और 9 तो काटेंगे ही, उसके अलावा 3 भी काट रहा है। वैसे ही 10 के साथ हुआ, 1 और 10 तो काटेंगे ही, 2 और 5 भी काट रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने 2 चीजें देखी, क्या हो रहा है, जो भी मैंने आपको बताया वैसा। ठीक है, तो अब इसी टेबल से हम पहुंचेंगे भाज्य और अभाज्य की परिभाषा पर, कि जो संख्याएं जिनको एक और उनके अलावा कोई नहीं काट सकता उसको हम कहते हैं अभाज्य। ठीक है, जैसे देखो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जब हम विलोम शब्द लिखते थे, एक होता था संभव, एक होता था असंभव। संभव मतलब जो चीज हम कर सकते हैं, उसके आगे अगर हम अ लगा दें तो मतलब असंभव, मतलब जो चीज हम नहीं कर सकते। तो वैसे ही भाज्य का मतलब होता है भाग देना, ठीक है, या फिर उसको भाग करना। तो इसका मतलब अगर हमने इसके आगे अ लगा दिया तो इट मीन्स कि हम इन संख्याओं को आसानी से भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते आसानी से भाग? क्योंकि ये कटती ही नहीं है, या तो ये 1 से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी, तो इसलिए भाग नहीं दे सकते। बस ट्रिक है, इसको मतलब आप इसकी परिभाषा मत लिखना, ठीक है, ये परिभाषा नहीं है, ये बस मैं आपको समझा रही हूँ, एक ट्रिक है ये, जिससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये एक ट्रिक है, ये इसकी परिभाषा नहीं है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इसके आगे अगर अ लग गया तो मतलब भाग नहीं दे सकते। भाग देने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्यों? क्योंकि संख्याओं की कमी है। ठीक है, इतना याद रखो। लेकिन जो भाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 10, इनको भाग देना हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि इतनी सारी संख्याएं हैं जो इनको काट सकती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि इनको भाग दिया जा सकता है या फिर आसानी से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो बस ये था, इसमें ये ट्रिक है बच्चों। अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है। आसानी से भाग हो जाती है। चलो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? अभाज्य मतलब आसानी से भाग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि संख्याएं ही नहीं है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको काटना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सॉरी, क्योंकि इनको काटने ये सिर्फ 1 से भाग हो सकती हैं और अपने आप से भाग हो सकती हैं, बाकी किसी से ये भाग नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। लेकिन भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अपने आप से तो कट रही हैं, 1 से भी कट रही हैं, साथ में कुछ और संख्याएं भी इनके पास हैं जो इनको काट सकती है। ठीक है, तो इस ट्रिक से हमने देखा कि मैथ में 2 तरह की संख्याएं होती हैं। अब चलते हैं इनकी परिभाषा पर। एक के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इसको भी कुछ बोलेंगे पर अभी नहीं। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, मैं फिर से कह रही हूँ, इसको इसकी परिभाषा मत समझना, ये ट्रिक थी। हमने जो है वो 2 तरह के पैटर्न यहाँ पर देखे। तो देखो, ये हमने देखा कि जैसे संख्याएं थी 2, 3, 5 और 7, इनको हमने नाम दे दिया अभाज्य संख्या का, क्योंकि संख्याओं की कमी है, इनको भाग देने में मुश्किल होगी। और वहीं बात करें अगर हम 4, 6, 8 और 10 की, तो ये कैसी, अच्छा 8, 9, 10 की, तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये 1 से भी भाग हो रही हैं, खुद से भी भाग हो रही हैं, साथ में इनके पास एक्स्ट्रा नंबर भी हैं जो इनको भाग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है? सिर्फ 1 है और अपने आप से ही ये भाग हो सकती है। ठीक है, तो बस ये था इसमें। अब हम बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, अब परिभाषा भी जरूरी है, तो वो भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे स्वयं, स्वयं मतलब जो अपने आप से, ठीक है, खुद से, और 1 के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो आप समझ गए थे कि स्वयं मतलब जो अपने आप से कटे, और 1 मतलब जो 1 से कटे, और उनके अलावा किसी से भी नहीं कटे। लेकिन यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्या लिखा है, ये क्यों लिखा है इसको भी समझ लीजिए। इस परिभाषा में प्राकृतिक संख्या इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम किसी को काटते हैं तो प्राकृतिक संख्या का इस्तेमाल करके ही काटते हैं। कभी भी हम यहाँ पे 0 से तो नहीं काटते। देखो पीछे जब अगर हम देखें तो हमने जब
नंबर उठाया कि कौन सा नंबर किसको काट रहा है, तो हमने 0 को तो शामिल किया ही नहीं, हमने 1 से शुरू किया, तो इसलिए इस परिभाषा में इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक लिखा गया। ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है ये। इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऐसी संख्या जो अपने आप से और 1 के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप मुझे बताइए 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या। 13। ठीक है, 13 भी ठीक था, लेकिन उसके पीछे कौन था? 11 भी है ना, 11 भी नहीं होता। आगे 13 के बाद, 13 के बाद 17। बताओ। 17। देखो 15 और 16 कट जाते हैं तो वो अभाज्य नहीं होंगे। 17 के बाद देखें तो 18 भी कट जाता है। 19, ठीक है। 19 के बाद देखें तो 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है ये संख्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं। ये भी कहां तक जाएंगी? तो ये भी अनंत तक चलती जाएंगी। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा अभाज्य के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और परिभाषा देख लेते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या वही होगी, वह संख्या जिसे खुद मतलब स्वयं द्वारा और एक के साथ साथ अन्य प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ये सभी क्या है? तो ये हमारे पास भाज्य संख्या। चलो बताओ, 10 के बाद भाज्य संख्या बताइए। 12। 14, उस 14 के बाद बताओ। 14 के बाद 14 के बाद सभी 16 बोल रहे हैं, क्यों? हाँ, 15 भी तो है ना, देखो 15 भी तो कट जाता है। 5 3 15, 3 5 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 29 तक पहुंच गए। नहीं, 29 नहीं होगा। 18 के बाद 20, 21, 22। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होगा? ये भी बढ़ती चली जाएंगी। भाज्य मतलब जिसको बहुत सारी संख्याएं भाग दे सकती हैं, वो भाज्य। अभाज्य मतलब जिसको एक भाग देगा और वो खुद को भाग देगी और उसको कोई भाग नहीं दे सकता। ठीक है, 18, 20, 23। बेटा ये किसके एग्जाम्पल है? 18 तो भाज्य संख्या है, 20 भी भाज्य है, 23 अभाज्य है। देखो 23 आपकी भाज्य नहीं होगी, क्योंकि 23 को हम भाग नहीं दे सकते किसी और संख्या से। ये 1 से भाग होता है और अपने आप से भाग होता है। ठीक है, और किसी से नहीं होता। ठीक है, तो 23 जो है वो कैसी संख्या है? ये अभाज्य है। ठीक है, इसको हम भाज्य नहीं कहेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। एक भाज्य है या अभाज्य है? चलिए अब आप बताओ। अब आपने परिभाषा पढ़ लिया, आपने टेबल देख के उदाहरण से समझ भी लिया। अब आप मुझे आंसर देंगे, एक क्या है? एक भाज्य है या फिर अभाज्य है? और जो भी आंसर देंगे अपना कारण भी बताना है, रीजन। ठीक है, बिना कारण के मैंने कहा आपका उत्तर अधूरा होगा। ठीक है, एक ने कहा प्राइम, बाकी बच्चे बताएं। प्राइम मतलब अभाज्य। एनीवन, कोई भी नहीं। ठीक है, आपने कहा कोई भी नहीं, एक ने कहा भाज्य। तो माइक ऑन करके कोई अपना वो दे सकता है, कारण बता सकता है, रीजन कि आपने जो आंसर दिया वो क्यों दिया। हाँ, देखो तीनों आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है कि भाज्य है, एक आ रहा है अभाज्य है, एक आ रहा है कि इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, तो कारण भी बताओ। चलिए, मैं 5 सेकंड का वेट करती हूँ। कोई अगर कारण बताने की इच्छुक है तो माइक ऑन करके बता दीजिएगा, उसके बाद मैं खुद से बता दूंगी। ठीक है ना? तो हाँ, ठीक है, आंसर देने का रीजन भी बताएं। मतलब आप कह रहे हो ना कि अगर भाज्य है तो क्यों है, अभाज्य है तो क्यों है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो भी क्यों। ठीक है, एक सिर्फ अपने आप से भाग होता है। हाँ, पर प्रियांशु आपने आंसर नहीं बताया कि भाज्य या अभाज्य। अच्छा, आपने कहा है कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, तो हम इसको ना तो भाज्य कहेंगे ना तो अभाज्य कहेंगे, क्योंकि
अभाज्य होने के लिए कितने गुणनखंड होने जरूरी हैं? गुणनखंड का मतलब वही कि जो संख्याएं किसी को काटे ना, वो उसका गुणनखंड। जैसे कि 4 को किसने काटा? 4 को काटा 2 ने और 1 ने और 4 ने खुद, तो इसके हो गए 3 गुणनखंड। ठीक है, तो वैसे ही अभाज्य संख्या होने के लिए जी हाँ 2 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो होना चाहिए 1 और दूसरा होना चाहिए वो खुद। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक के केस में देखूं तो एक, अब मैंने यहाँ पे देखा इसका तो एक ही गुणनखंड है और वो है 1, तो कैसे ये अभाज्य हो सकता है? क्योंकि अगर किसी संख्या को अभाज्य बनना है तो उसके एटलीस्ट नहीं, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। अब अगर आप एक को 2 बार लिख भी दो, क्या फर्क, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, एक तो एक ही बार गिना जाएगा। अब आप इसको ऐसे 3 बार भी लिख लो तो भी एक तो एक ही है ना। तो यहां से पूरा कंक्लूजन बस ये निकला कि एक के पास क्या था? एक ही गुणनखंड था और कुछ भी नहीं था। इसलिए हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं है और भाज्य भी नहीं, क्योंकि भाज्य कैसी होती है? जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अगर 2 गुणनखंड है किसी के पास, वो 2 भी यहाँ पे आपको बताए गए हैं, एक होना चाहिए 1 और एक होना चाहिए वो संख्या खुद से। ठीक है, मतलब वही खुद की संख्या। लेकिन भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, इसके पास तो कुल मिलाकर के एक ही गुणनखंड है। इस कारण से हम एक को ना ही भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। इसलिए देखा जाए, अगर हम पीछे देखें तो हमने क्या किया है, हमने इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला, हमने इसको रेड कलर से दर्शाया। देखो, अभाज्य संख्या होती तो इसको हम येलो कलर करते, भाज्य संख्या होती तो इसको हम व्हाइट रखते, लेकिन ना तो ये भाज्य थी ना तो अभाज्य थी, तो हमने क्या किया, इसको अलग ही कलर दे रखा। और इसका मतलब ये है कि ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आपको इसका कारण भी पता लग चुका है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, इसके पास एक ही है। भाज्य होने के लिए तो 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, इसके पास एक ही है। इसलिए ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर भी यही लिखा गया है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे एक और जो डाउट था या छोटा सा जो भी है वो क्लियर हो चुका है कि एक क्या है और इसका कारण भी हम जान चुके। देखो, कोई भी चीज अगर आपको बताई जाए ना, उसका कारण अगर आपको नहीं पता है तो आपने पूछना है। ठीक है, क्योंकि मैथ में वही है कि उत्तर तो चलो हम अपने हिसाब से बोल देते हैं, लेकिन जब तक हमें कारण पता नहीं होता तब तक वो आंसर अधूरा माना जाता है। इसलिए किसी चीज का कारण आपको नहीं पता, आपने बेझिझक मुझसे पूछते रहना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको कहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याओं को पहचानिए। तो चलो, ये आपको टेबल दिख रहा होगा, सभी बच्चे चैट में लिखेंगे उन संख्याओं को जो अभाज्य हैं। सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखना जो अभाज्य हैं, जो प्राइम हैं, जिनके पास क्या है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। वो कौन कौन से? एक तो है 1 और दूसरा खुद। एक साथ लिख लो, एक एक करके नहीं, एक ही लाइन में लिखो। जैसे आप कह रहे हैं 41, तो ऐसे लिख दो, 41 के आगे कॉमा लगा के अगली संख्या, उसके कॉमा लगा के अगली संख्या, उसके आगे कॉमा लगा के अगली संख्या, ऐसे लिख लो। ठीक है, जैसे आपने कहा 41, 43, तो जितनी भी है ना उनको साथ में ही लिख दो और एक लंबा सा जो भी आपका मैसेज बनता है उसको सेंड कर लो। ठीक है, 41, 43, 47, ठीक है, चलो, तो भी बहुत सी संख्याएं आई हैं। 32 नहीं है बेटा, 32 ऑप्शन में शायद आपने गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अभी सभी अपने आंसर भी देखते रहना और स्क्रीन पे भी देखते रहना। तो ये संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। कुल मिला के कितनी है? 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 है, किसी की जो है वो ज्यादा। अच्छा ठीक है, चलो, 41, 43, 47, 53, 53 और 59 ये अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत से बच्चों ने 57 लिखा है, तो बच्चों 57 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। कैसे है? तो देखो, जब हमने पिछले साल कुछ डिविजिबिलिटी रूल या विभाजकता के नियम पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कोई संख्या 3 से विभाजित तब होती है जब उनको जोड़ करके जो संख्या आए वो 3 से भाग होती हो। जैसे कि
57 में कौन कौन से अंक हैं? 57 में अंक हैं 5 और 7, 5 में 7 जोड़ा तो आया 12, 12 जो है वो 3 से भाग होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब है 57 भी जो है वो 3 से कट सकता है, तो इसको काट लेते हैं। 3 एकम 3, यहां पर 2 बच गया, 27। तो देखिए इंग्लिश में, अच्छा जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है ना वो अपना नाम और SRN नंबर लिख लो, ठीक है? जिन बच्चों का भी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी वाले नहीं लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना। वैसे टाइम हो ही चुका है पर ठीक है, इसको अभी खत्म करते हैं। तो यहां से हमने देखा कि 57 जो है वो डिविजिबल है, उसको हम भाग दे सकते हैं किससे? 3 से। तो इसके पास एक जो इसका फैक्टर है वो तो है 1, 1 से तो ये भाग होगी ही, 3 से भी भाग हो रही है। 3 से कब भाग हुई? जब हमने 3 को 19 से गुणा किया तो 3 से भाग हो गई, तो मतलब 19 भी इसका गुणनखंड है और एक 57 है ना? तो इसका मतलब इसके पास क्या है? बहुत ही ज्यादा गुणनखंड आ गए। अभी 4 गुणनखंड हम इसके देख पा रहे हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कॉम्पोजिट होगा, ये अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज के लिए। बाकी हम कल इस टेबल को करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। बेटा माइक ऑफ करें अभी के लिए, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।